स्वागत है आप सभी लोगों का। तो जिस विषय में आज हम आगे बढ़ने जा रहे हैं उस पर हम एक लेक्चर अपना पहला बना चुके हैं, पार्ट 1। अगर आपने नहीं देखा है तो आप जा कर के उसको ज़रूर देख लीजिए, सिंधु सभ्यता पर। और हमने पिछले जो अपने लेक्चर में कुछ सिंधु सभ्यता से संबंधित कुछ प्रारंभिक बातों पर, उसके पुरातात्विक साक्ष्यों पर और कई सारी उसके जो स्थल हैं उनके विषय में, और वो किस तरह से लोग रहा करते थे, कैसे उसकी उत्पत्ति हुई, इस सारी चीज़ों की छानबीन हमने पिछले अपने लेक्चर में की थी। तो आज हम इस लेक्चर को आगे बढ़ाने के लिए जा रहे हैं और इस लेक्चर में हम जो है अब जहाँ शुरू करने के लिए हम लोग जा रहे हैं वो है कृषि प्रौद्योगिकी, यानी कि कृषि की स्थिति जो थी वो सैंधव काल में किस प्रकार की थी, इसको हम लोग समझेंगे। और आप इस बात को बहुत अच्छे से जोड़ते चले जाओ। मैं लेक्चर्स 2 तरीके से अब बना करके आपको दूंगा, वो भी मैं एक वीडियो बना करके आपको समझा दूंगा किस तरह से आएंगे लेक्चर्स अभी अगले अपने वीडियो में। ये वीडियो यहीं तक रहने दीजिए, इसको इसी तरह से बुक तक सीमित। तो कृषि प्रौद्योगिकी के विषय में चर्चा करते हैं हम लोग कि किस प्रकार से एक कार्य जो था उस काल में चला करता था। तो देखिए, हालांकि अनाज के दानों से कृषि के संकेत मिलते हैं। यानी कहने का मतलब क्या हुआ, पिछले वाले मैंने लेक्चर में आपको बताया था कि कौन कौन से अनाज हमको उपलब्ध हैं, कौन से कम मात्रा में मिले हैं, और मैंने बताया था यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। आप जा कर के अपने पुराने लेक्चर में आप देख लेना। इधर देखेंगे जब आप, तो देखिए कृषि के दानों के संकेत मिलते हैं, ठीक है। तो कई बार स्टेटमेंट बना दिया जाता है कि सैंधवकालीन संस्कृति से हमको निम्नलिखित चीज़ों के संकेत मिलते हैं। तब उसमें जैसे देखा कृषि के, तो अब ये सही है स्टेटमेंट गलत है, इस तरह से पूछ लिया जाता है। तो आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा इसका। आगे देखते हैं। पर वास्तविक कृषि विधियों के विषय में स्पष्ट जानकारी मिलना कठिन है। मतलब ये स्टेटमेंट भी बड़ा इम्पोर्टेंट है कि कैसे वो लोग खेती करते थे, इसके बारे में हमको जानकारी कम मिलती है। क्या जुते हुए खेतों में बीज का छिड़काव किया जाता था? मोहरों पर किए गए रेखांकन तथा मृंड मूर्तियाँ मतलब मिट्टी की मूर्तियाँ, ध्यान रखिएगा। मृंड मूर्तियाँ माने मिट्टी की मूर्तियाँ, यह इंगित करती हैं कि वृषभ के विषय में जानकारी थी। तो ठीक है भाई, वृषभ के विषय में देखिए, वृषभ माने बैल, और देखिए ये बैल उसी ज़माने से जो है हमारे लिए चला आ रहा है। और देखिए इसका ये जो आप देख रहे हैं कि सैंधव काल में ये देखिए मिट्टी का बना हुआ बैल। V.S. नायपॉल ने एक बुक लिखी है, द वुंडेड सिविलाइजेशन। तो देखते हैं कि कहते हैं उसमें कला, हालांकि वो बड़ा आलोचनात्मक एक अपना रुख रखते हैं इस चीज़ को लेकर के, लेकिन कहते हैं कि कला में भी बहुत बड़ा परिवर्तन नहीं हुआ। ये बैल जो आप देख रहे हो ये सैंधव काल से चला आ रहा है बैल। उसके बाद इस बैल की आकृतियाँ आप देखिए अशोक के स्तंभ पर भी मिलती है। अब आप ये बताइएगा मुझे कि वो कौन सा पिलर है अशोक का जिस पर बैल है, ठीक है। इसके बाद आप देखेंगे कि जो बाद में जो विजयनगर साम्राज्य है वहाँ पर भी जो मूर्ति जो बनी हुई हैं मूर्तियाँ, वहाँ पर भी बैल की आकृति काफ़ी मिली है। बड़े बड़े बैल बनाए गए हैं। जो साउथ के जो टेम्पल्स हैं वहाँ पर उनकी बड़े बड़े बैलों की मूर्तियाँ हैं। तो देखिए ये बैल जो आप देख रहे हैं यहाँ पर, तो बैल से एक अनुमान लगाया जाता है कि भाई कृषि होती हुई, क्योंकि पुराने ज़माने में आज भी हम लोग देखते थे जब ट्रैक्टर्स नहीं थे तो लोग बैलों से कृषि करते थे। पुरानी फिल्में देखिएगा 60s की, मदर इंडिया वगैरह। तो वृषभ के विषय में जानकारी थी और इस आधार पर पुरातत्वविद ये मानते हैं कि खेत जोतने के लिए बैलों का प्रयोग होता था। देखिए IAS का क्वेश्चन इसी तरीके से बनाया जाता है, वो लोग यही कह देते हैं, इसे स्टेटमेंट दे दिया जाएगा खेत जोतने के लिए बैलों का प्रयोग होता था। अब इसकी जगह कुछ और रख दिया, ठीक है ना, ऊँट का कर दिया, कुछ कर दिया, तो थोड़ा सा जिसने ठीक से पढ़ा नहीं है वो कन्फ्यूज़ हो सकता है। साथ ही चोलिस्तान के कई स्थानों और बनावली, अब देखो यहाँ से ऐसे मिलते हैं। चोलिस्तान मैंने आपको समझाया था, याद करिएगा किसको कहते हैं मुझे बताइएगा। और बनावली हरियाणा में एक स्थल है, ठीक है, याद कर लीजिएगा, यहीं से ही याद कर लीजिएगा। पूछ लेते हैं, अक्सर मैच करने के लिए आ जाता है। एक तरफ जो सैंधव स्थल हैं वो पूछते हैं, और आज ये किस राज्य में पड़ते हैं ये पूछ लिया जाता है आपसे, तो इसको मैच करना होता है। तो बनावली पूछ लेते हैं, अक्सर इम्पॉर्टेंट है बनावली, ठीक है। तो बनावली, तो ये पूछ लेते हैं भाई बनावली से एक्चुअली क्या है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन भी, बनावली से मिट्टी से बने हुए हल का प्रतिरूप मिला है। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है कि हल की आकृति कहाँ से प्राप्त हुई है मिट्टी के, नोट कर लीजिए आप तुरंत ही।
तो ये बनावली से प्राप्त हुई है। 2 क्वेश्चंस मैंने आपको यहाँ से बताया भी, प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से या आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन MCQ के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके अतिरिक्त पुरातत्वविदों को कालीबंगा से भी, या कालीबंगन जो लिखा हुआ है, राजस्थान, ठीक है, राजस्थान नामक स्थान से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिलते हैं। अब 2 क्वेश्चन यहाँ से भी मिल गए। एक तो आपको मिला क्या कि कालीबंगन है कहाँ, तो कालीबंगन कहाँ है ये आप समझ गए। तो ये हमको पता लगा कि कालीबंगन है कहाँ, राजस्थान में, कालीबंगन है कहाँ, राजस्थान में। एक क्वेश्चन ये हुआ। दूसरा, यहाँ से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है PCS वगैरह में, इसको भी आप कर लीजिएगा नोट। बुक पढ़ने से क्या होता है कि आप भूलते नहीं हो चीज़ों को। यही आपको जो वैसे प्री का जो फैक्ट शीट होती है उसमें आपको एक लिस्ट दी जाएगी और उसमें बताया जाएगा कहाँ कहाँ से क्या क्या मिला है, तो आप रटते रहोगे और फिर भूल जाओगे कहाँ से क्या मिला है। अब काम की चीज़ों से जैसे समझोगे चीज़ों को, अब ये एक कृषि की तरफ आपको लेकर के जा रहे हैं और फिर इंगित करा रहे हैं कहाँ से क्या मिला है, तो याद रह जाता है दिमाग में। जो आरंभिक हड़प्पा स्तरों से संबंधित है, इस खेत में हल्की रेखाओं के 2 समूह एक दूसरे को समकोण पर काटते हुए विद्यमान हैं, जो दर्शाते हैं कि एक साथ 2 अलग अलग फसलें उगाई जाती थीं। ये क्वेश्चन भी स्टेटमेंट के रूप में डाल दिया जाता है कि हड़प्पा में खेत में एक साथ 2 फसलें उगाई जाती थीं। अब ये चीज़ आपको मिलेगी नहीं एकदम से कि ये स्टेटमेंट कहाँ मिले भाई, तो ये स्टेटमेंट ट्रू है, ठीक है। अब देखिए, पुरातत्वविदों ने फसलों की कटाई के लिए प्रयुक्त औजारों को पहचानने का प्रयास किया है। ठीक है ना, प्रयास किया है, कौन कौन से हैं किया है। क्या हड़प्पा सभ्यता के लोग लकड़ी के हत्थों पर बिठाए गए पत्थर के फलकों का प्रयोग करते थे या फिर धातु के औजारों का। अब देखिए ये क्वेश्चन बड़ा इम्पोर्टेंट। तो अधिकांश हड़प्पा स्थल अर्धशुष्क क्षेत्र में स्थित हैं। देखिए ये, अब ये वाला पोर्शन भी आपसे स्टेटमेंट में पूछ सकते हैं और ये IAS में इस तरीके के क्वेश्चनों को लेकर के घुमाया जाता है। जो मेरा ये लेक्चर नहीं सुनेगा वो अपना नुकसान करेगा। नॉर्मल फैक्ट शीट से जो पढ़ करके जाएगा, और जिस तरह से इस समय UP PCS वगैरह में क्वेश्चन बनाने की एक जो तहरीर चल चुकी है ना, वो इसी तरह से देखिए अर्धशुष्क क्षेत्र में है जहाँ संभवतः कृषि के लिए सिंचाई की आवश्यकता पड़ती होगी। ठीक है ना, अर्धशुष्क क्षेत्र है इसलिए सिंचाई की आवश्यकता पड़ती होगी क्योंकि बारिश कम होती होगी। अफ़गानिस्तान में शार्तगोई, अब देखिए ये क्वेश्चन पूछा जाता है अक्सर, अफ़गानिस्तान में कौन सा स्थल है शार्तगोई, तो ये आपको मिल गया। तो ऐसी मैच के लिए मैं आपको बताता आ रहा हूँ, अफ़गानिस्तान में कौन सा स्थल है शार्तगोई, नोट कर लीजिएगा। बहुत ही अच्छा मतलब बुक है, पढ़ करके मज़ा आ रहा है। नामक हड़प्पा स्थल से नहरों के कुछ अवशेष मिले हैं। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन यहाँ से बना कि नहरों के अवशेष कहाँ से मिले, ये बिल्कुल नया क्वेश्चन होगा और नहीं आएगा लोगों को। ये देखिए नहरों के कुछ अवशेष कहाँ से मिले हैं, पुरानी बुक्स में इस तरीके की चीज़ें नहीं हैं, देख ली, ध्यान से सुनिएगा। नई NCERT नई तरह से लिखी है इसलिए मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। कुछ लोगों को ये लग रहा है कि बेकार चीज़ है, अब जिनको लग रहा है जैसा, इसलिए मैंने ग्रुप भी नया बना दिया, मुझे फालतू वीडियो लोगों को देना भी नहीं है अपना। परंतु पंजाब और सिंध में नहीं। अब देखिए पंजाब और सिंध में क्यों नहीं मिले हैं, क्योंकि पंजाब और सिंध से नदियां बहती हैं और उस क्षेत्र में जो है उपजाऊ चीज़ें, मतलब बारिश भी काफ़ी पर्याप्त मात्रा में होती है, लेकिन अर्धशुष्क जो इलाके हैं वहाँ पर नहरों से सिंचाई की आवश्यकता पड़ती होगी। ऐसा संभव है कि प्राचीन नहरें बहुत पतले ही गाद से भर गई थी। ऐसा भी हो सकता है कि कुओं से पानी प्राप्त किया जाता। तो 2 तरीके हो सकते थे, नहर भी और कुओं से भी पानी प्राप्त किया जाता हो रहा होगा। अब देखिए ये कुछ औजार, देखिए धातु के औजार उस समय के दिखा रहे हैं। ये देखिए ऐसे औजार है, एक बार देख लिया तो बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। देखिए ये औजार हैं, ठीक है ना। इन औजारों से फसल की कटाई के लिए क्या उपयोग किया जाता है अनुमान लगाते हैं पुरातत्वविद जब इसको देखते हैं, अभी बताते हैं। देखिए ब्लॉक में प्रयोग सिंचाई में किया जाता होगा। इसके अतिरिक्त धौलावीरा गुजरात, अब देखिए एक स्थल का नाम जो बिल्कुल पहली बार पढ़ रहे हैं वो और देख लीजिए। धौलावीरा कहाँ पर है, गुजरात में। इसकी तो बहुत खुदाई हुई है, तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। मिले जलाशय,
अब पूछें जलाशयों का प्रयोग किस जगह पर किया जाता था, तो जवाब आपका क्या होगा, धौलावीरा, गुजरात। तो ये बिल्कुल नए फैक्ट्स हैं भाई, इसको आप करते जाइएगा, नई चीज़ें मिलेंगी आपको पढ़ने के लिए। कृषि के लिए जल संचयन हेतु किया जाता था, तो बड़ा अच्छा मतलब एक आपको मिला, कृषि के लिए जल संचित कर लिया जाता था। अब देखिए इस ब्लॉक में देखते हैं क्या दिया है, पुरा वस्तुओं की पहचान कैसे की जाती है। अब देखिए इतिहास की एक समझ आपको यहाँ से मिलेगी बहुत अच्छी। भोजन तैयार करने की प्रक्रिया में अनाज पीसने के यंत्र तथा उन्हें आपस में मिलाने, मिश्रण करने और पकाने के लिए बर्तनों की आवश्यकता थी। इन सभी को पत्थर, धातु तथा मिट्टी से बनाया जाता था। यहाँ एक महत्वपूर्ण हड़प्पा स्थल मोहनजोदड़ो के उत्खनन में पर सबसे आरंभिक रिपोर्टों से कुछ उदाहरण दिए जा सकते हैं। अवतल चक्कियाँ, देखो मोहनजोदड़ो से जो प्राप्त हुई हैं अवतल चक्कियाँ हैं, बड़ी संख्या में मिली हैं, यानी कि अनाज पीसने, ऐसा प्रतीत होता है कि अनाज पीसने के लिए यह एकमात्र साधन थी। तो चक्की का प्रयोग तब से चला आ रहा है अनाज पीसने के लिए। साधारणतः ये चक्कियाँ स्थूलता कठोर, कंकरीले, अग्निज तथा बलुआ पत्थर से निर्मित थी और आमतौर पर उनसे अत्यधिक प्रयोग में के लाने में संकेत मिलते हैं। चूँकि इन चक्कियों में के तल सामान्यतः उत्तल हैं, निश्चित रूप से इन्हें ज़मीन में अथवा मिट्टी में जमा कर रखा जाता होगा, जिससे इन्हें हिलने से रोका जा सके, क्योंकि जब घुमाते होंगे तो इतनी टेक्नोलॉजी उस समय नहीं थी, तो हिलने से इसको रोका जा सके तो मिट्टी में फंसा दिया जाता होगा। दो मुख्य प्रकार की चक्कियाँ मिली हैं। एक वे हैं जिन पर एक दूसरा छोटा पत्थर आगे पीछे चलाया जाता था, जिससे निचला पत्थर खोखला हो गया था, और दूसरी वे हैं जिनका प्रयोग संभवतः केवल सालन या तरी बनाने के लिए जड़ी बूटियों तथा मसालों को कूटने के लिए किया जाता होगा। इन सबके दूसरे प्रकार के पत्थरों को हमारे श्रमिकों द्वारा सालन पत्थर का नाम दिया गया है, तथा हमारे बावर्ची एक सही पत्थर रसोई को इस संग्रहालय से उधार मांगा है। देखिए अर्नेस्ट मैके फर्दर इन्वेंशन ऑफ, ये देखिए उस तरह की उस समय की चक्की, देखिए अवतल चक्की, ऐसी चक्कियाँ थी जैसे सिलबट्टा आप समझते हैं ना, उस तरीके का गोल घूमने वाली चक्की नहीं है जैसे बाद में हुई, इस तरीके की देखिए ये चक्कियाँ थी। नॉलेज मिलती है इसको आप देखिए। पुरातत्वविद वर्तमान समय की तुलनाओं में समझने का प्रयास करते हैं कि प्राचीन पुरा वस्तुएं किस प्रकार प्रयोग में लाई जाती थी। मैके ने खोजी वस्तु की तुलना आजकल की चक्कियों से कर रहे हैं, क्या ये उपयोगी नीति है। देखिए आप आहार संबंधी आदतों को जानने के लिए पुरातत्वविद किन साक्ष्यों का इस्तेमाल करते थे। देखिए धौलावीरा से मिला जलाशय, अब ऐसे चित्र देख लिया तो हमेशा के लिए आपको याद रहेगा, धौलावीरा से जलाशय मिला है, देखिए जिसमें पानी इकट्ठा करके रखा जाता था। आगे चलते हैं। तो ये टॉपिक जो है आपका यहाँ ख़त्म हुआ। मोहनजोदड़ो और नियोजित शहर, तो यहाँ पर जो है शहर का शहरी नियोजित शहरी केंद्र। अब देखिए ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है, इसको आप समझिएगा, क्योंकि सिंधु सभ्यता के जो शहरीकरण या इसको लेकर के प्रश्न हर बार पूछा जाता है, और सबसे जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो यही है सिंधु सभ्यता का। लेकिन पढ़ना सब है, क्योंकि इतिहास और सब चीज़ों की समझ ऐसे ही मिलती है। संभवतः हड़प्पा सभ्यता का सबसे अनूठा पहलू शहरी केंद्रों का विकास था। तो देखिए अनूठा जो पहलू था, वो शहरी केंद्रों का विकास था, कि यहाँ शहरों का विकास हुआ इस सभ्यता में। हालांकि मोहनजोदड़ो सबसे प्रसिद्ध पुरा स्थल है, सबसे पहले खोजा गया स्थल हड़प्पा था। देखिए अब सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो मोहनजोदड़ो है, और लेकिन जो सबसे पहला खोजा गया था वो कौन सा था, हड़प्पा। ठीक है, ये क्वेश्चन छोटे छोटे बन जाते हैं कई बार। बस्ती दो भागों में विभाजित है, अब इसको आप समझिएगा। देखिए बस्ती दो भागों में विभाजित है, एक छोटा लेकिन ऊंचाई पर बनाया गया, और दूसरा कहीं अधिक बड़ा लेकिन नीचे बनाया गया। तो निचला शहर दुर्ग के किस प्रकार भिन्न है, देखिए ये देखिए। अब इसको पहले आप समझ लो, बस्ती दो भागों में भिन्न है, बटी हुई है। एक ये दुर्ग, ये छोटा वाला हिस्सा, और ये नीचे का हिस्सा जो आप देख रहे हैं ये बड़ा वाला, ये बस्ती।
इस तरह से इसको समझिएगा, इससे बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है और समझने की ज़रूरत भी है। बस्ती ये तो हो गया, आगे देखते हैं कुछ लिखा है, देखते हैं। नक्शे को रोमन लिपि के अक्षरों में विविध पुरातत्व ने देखिए इन्हें क्रमशः दुर्ग और निचला शहर नाम दिया है। दुर्ग मतलब वो जो छोटा वाला हिस्सा हमने इस तरफ देखा था, ये दुर्ग है, और ये बड़ा शहर निचला शहर जिसको कहा गया, वो बड़ा वाला हिस्सा जो हमको दिखाई दे रहा था वो। तो निचला शहर, दुर्ग की ऊंचाई का कारण यह था कि यहाँ की संरचनाएं कच्ची ईंटों के चबूतरे पर बनी थी और दुर्ग को दीवार से घेरा गया था, जिसका अर्थ था यह निचले शहर से अलग किया गया था। तो हो सकता है कि यहाँ पर कोई शासक वर्ग रहता हो। देखो इससे एक अनुमान लगाते हैं आप। कहीं भी आप जाइएगा, पुराने जो जगह हैं जहाँ पर आज भी किले वगैरह मौजूद हैं, तो आप देखिए एक जगह किला बना हुआ है अंदर और वो ऊंचाई पर बना है। आप ग्वालियर जाओ, झांसी जाओ, आप कहीं भी संथर में हो तो देखो किला ये सब एक अलग जगह बना है, बाकी का शहर एक तरफ बना हुआ है। इस तरह से पहले निर्माण था। तो हो सकता है कि जहाँ जो शासक वर्ग जो थे वो यहाँ रहते थे। निचला शहर भी दीवार से घेरा गया था। इसके अतिरिक्त कई भवनों को ऊंचे चबूतरे पर बनाया गया था जो कि नींव का कार्य करते थे। अनुमान लगाया गया है कि यदि एक श्रमिक प्रतिदिन 1 घनीय मीटर मिट्टी ढोता होगा तो मात्र आधारों को बनाने में ही 40 लाख श्रम दिवसों अर्थात बहुत बड़े पैमाने पर श्रम की आवश्यकता पड़ी होगी। मतलब इस स्तर का जो था उस समय ये काम हुआ था। आप कुछ और देखिए, एक बार चबूतरे को यथास्थान पर बनाने के बाद शहर का सारा भवन निर्माण कार्य चबूतरे के पर एक निश्चित क्षेत्र तक सीमित था। इसलिए ऐसा प्रतीत होता है कि पहले बस्ती का नियोजन किया गया था और फिर उसके अनुसार कार्यान्वयन, मतलब पहले प्लान किया गया था सिटी को। देखिए इसको बहुत अच्छे से समझिए। जो नए शहर बने हैं, जैसे चंडीगढ़ है, नए शहरों की बात बताता हूँ, चंडीगढ़ है, गुड़गांव है, गाज़ियाबाद है, इनको प्लान करके बनाया गया है। इस बात को आप थोड़ा सा समझ लीजिए, इनको प्लान करके बनाया गया है। क्यों प्लान करके बनाया गया है, इसको भी आप समझ लीजिए। पहले प्लान कर लेते हैं कि भाई सिटी बनेगी कैसे, उसके बाद कौन कौन सी चीज़ें कहाँ होगी। जैसे आप चंडीगढ़ कभी जाओ या गाज़ियाबाद वगैरह, तो इनको सेक्टर्स में डिवाइड किया गया है, सेक्टर 1, सेक्टर 2। फिर सेक्टर के अंदर जब आप उस सेक्टर में जाओगे तो पर्टिकुलर ब्लॉक्स होते हैं, ब्लॉक्स में फिर मकान बने हुए होते हैं, इस तरह से। ठीक है, इस तरह से आजकल टाउनशिप का भी एक रिवाज चल गया है। तो टाउनशिप भी एक बहुत बड़े एरिया में ले लिया जाता है, फिर उसमें अंदर ब्लॉक्स होते हैं और 2 तरीके के मकान होते हैं। उसमें एक डुप्लेक्स होता है जो आपका एक इंडिविजुअल मकान होता है, और कुछ फ्लैट्स होते हैं जो कि 1 मंजिल, 2 मंजिल, 3 मंजिल इस तरह से करके बने होते हैं। तो इसको थोड़ा सा आज की समझ से भी आप समझेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो नियोजन समझ गया ना, नियोजन का मतलब प्लानिंग थी ये। नियोजन के अन्य लक्षणों में ईंटें शामिल हैं, जो भले ही धूप में सुखाकर अथवा भट्टी में पकाकर बनाई गई हों, एक निश्चित अनुपात की होती थी। अब देखिए आज भी आप अगर गुम्मा देखोगे तो हर साइज़ का जो गुम्मा होता है वो एक ही साइज़ का मिलता है। जो आप ईंट जिसका प्रयोग करते हैं साइज बनाने में मकान, तो एक निश्चित ऐसा नहीं है कि एक ईंट कोई बड़ी है, एक ईंट छोटी है, कोई बहुत लंबी है, कोई बहुत चपटी है, कोई बहुत मोटी है। जो भी आप ईंट लाओगे एक ही साइज़ की होगी। तो यहाँ भी ईंटों का एक ही अनुपात था, जहाँ लंबाई और चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 4 गुनी और 2 गुनी थी। इस प्रकार की ईंटें सभी हड़प्पा बस्तियों में लाई गईं। तो इसका मतलब देखिए ये बताते हैं कि संस्कृति और सभ्यता कैसे एक थी। एक ही प्रकार की साइज़ की ईंटों का प्रयोग हर शहर में देखने के लिए मिलता है, बस्तियों में एक ही तरीके की ईंट। तो एक मानक था ईंट का, जिसमें 4 गुनी और 2 गुनी वाला जो ये था, आप इसको समझ लीजिएगा। पूछ लेते हैं ये सब चीज़ें। थोड़ा सा ये वाला हिस्सा देखते हैं क्या लिखा है, हड़प्पा की दुर्दशा, फिर आगे बढ़ेंगे। हालांकि हड़प्पा सबसे पहले खोजा गया स्थल था, इसे ईंट चुराने वालों ने बुरी तरह नष्ट कर दिया। हाँ, पहले से यहाँ से ईंटें चुराई जा रही थी। इसकी खोज भी ऐसे ही हुई थी कि लोग ईंटें चुराते तो लोगों ने देखा कि ईंटें आती कहाँ से हैं भाई। तो लोगों ने बताया यहाँ पर जो है लोग ईंटें चुराते हैं। तो वहाँ से रेलवे लाइन निकल रही थी, तो अंग्रेज़ लोग वहाँ पहुँचे। कहानी आप यहाँ से सुन लो बजाय मुझसे सुनने के। 1875 में ही भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के पहले जनरल अलेक्जेंडर कनिंघम, ये पूछ लेते हैं, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा था, नोट कर लीजिएगा।
जिन्हें सामान्यतः भारतीय पुरातत्व का जनक कहा जाता है। यही क्वेश्चन आता है, भारतीय पुरातत्व का जनक किसको कहा जाता है? अलेक्जेंडर कनिंघम को। नोट कर लीजिए। ने लिखा था कि प्राचीन स्थल से लाई गई ईंटों की मात्रा लगभग 100 मील, ठीक है ना, 100 माइल बहुत होता है, लंबी लाहौर तथा मुल्तान के बीच जो रेल पटरी के लिए ईंटें बिछाने के लिए पर्याप्त थी। इस प्रकार इस स्थल की कई प्राचीन संरचनाएं नष्ट कर दी गईं। इसके विपरीत मोहनजोदड़ो कई बेहतर स्थिति में सुरक्षित है। तो अब देखिए नालों का निर्माण। ये देखिए मोहनजोदड़ो की एक नाली, इसके विशाल प्रवेश द्वार को देखिए, ये नाली है, विशाल प्रवेश द्वार। हड़प्पा शहरों की सबसे अनूठी विशेषताओं में एक ध्यानपूर्वक नियोजित जल निकास प्रणाली थी। देखिए ये जब पूछा जाए कि आज, उन्होंने कहा था कि इनपुट के रूप में एक क्वेश्चन आया था कि आधुनिक नगरों को क्या दिया, तो उसमें नालों का निर्माण भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। सुनियोजित जल निकास प्रणाली, ठीक है। जिस शहर में सुनियोजित जल निकास प्रणाली नहीं होती वहाँ पानी भर जाता है। ध्यान सुनिएगा, आपने सुना होगा आज भी कई जब पानी आता है बॉम्बे वगैरह में तो पानी भर बहुत ज़्यादा जाता है। तो इसका कारण ये है कि वो नियोजित तरीके से नहीं बना है, तो ऊंचा नीचा होने के कारण या प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम ना होने के कारण पानी बहुत जल्दी भर जाता है। वहाँ वो पर्टिकुलर किसी जगह की क्या समस्या है ये तो मैं नहीं कह सकता, अलग अलग जगह पर, लेकिन ऐसा होता है कि बारिश आने पर बहुत जल्दी कई शहरों में पानी भर जाता है, या शहर के किसी विशेष स्थान पर। यदि आप निचले शहर के नक्शे को देखें तो ये जान जाएंगे कि सड़कों तथा नालियों को लगभग एक ग्रिड की पद्धति में बनाया गया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन भी बनाता है। और ये एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। ऐसा प्रतीत होता है कि पहले नालियों के साथ गलियों को बनाया गया था और फिर उनके अलग अगल बगल आवासों का निर्माण किया गया था। यदि घरों के गंदे पानी को गलियों की नालियों में जोड़ना था तो प्रत्येक घर की कम से कम एक दीवार का गली से सटा होना आवश्यक था। देखिए कितना मतलब उस समय सोच करके इन्होंने सब बनाया था। चलिए नीचे देखते हैं दुर्ग क्या है। हालांकि अधिकांश हड़प्पा बस्तियों में एक छोटा ऊंचा पश्चिमी तथा एक बड़ा लेकिन निचला पूर्वी भाग है। इस नियोजन में विविधताएं भी हैं। धौलावीरा तथा लोथल, देखिए यहीं से आपको फैक्ट्स मिलेंगे। धौलावीरा तथा लोथल भी गुजरात में और धौलावीरा भी, अभी आप देख के आए। जैसे स्थल पर पूरी बस्ती किलेबंद थी, ठीक है, पूरी बस्ती ही किलेबंद थी तथा शहर को के कई हिस्से भी दीवार के घेर कर अलग किए गए थे। लोथल में दुर्ग दीवार से घिरा तो नहीं था पर कुछ ऊंचाई पर बनाया गया था। तो पूछ सकते हैं कि भाई कहाँ पर दुर्ग दीवार से नहीं घिरा था, तो लोथल नहीं घिरा था। तो इस तरह से दुर्ग का मतलब होता है किला, समझ लीजिए, दुर्ग माने किला, ठीक। तो ये तो आपका हुआ आपका आज का ये लेक्चर, जहाँ हमने बस्ती किस तरह से बनी थी, क्या क्या चीज़ें थी। ये अब कल हम गृह स्थापत्य यानी कि घर कैसे बने हुए थे इसके बारे में देखेंगे, इसमें दिया हुआ है, आगे बताऊंगा मैं आपको, ठीक है। फिर दुर्ग के बारे में डिटेल में जानेंगे और बहुत सी चीज़ों के बारे में। आज के लिए इतना ही लेक्चर था, कल जो है इसके आगे हम पढ़ेंगे और इसको आप बहुत ध्यान से पढ़िए, बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपके इतिहास का और संस्कृति का। तो आज के लिए इतना ही। अब आपको रेगुलर वीडियो मिलेगा और एक वीडियो में और आपको दूंगा जिसमें बताऊंगा किस किस तरह से सब चीज़ें अब चलेंगी। तो आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में आपसे हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अलविदा।